एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एक संकल्प में स्वागत है। आप सब मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं और यह विषय तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे स्टेट पीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो या राज्य स्तर पे भी जो भी परीक्षाएँ आयोजित कराई जाती हैं, उसमें ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और ख़ासकर जो है उसमें जो है ये भारतीय संविधान के दर्शन वाले जो भी टॉपिक हैं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इन सब से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अन्य टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाए तो इन विषयों से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ये हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय है और अभी हम इसमें भारतीय संविधान के भाग 3 जो है मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में हमने जो पहला पार्ट है अधिकार, समानता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है, इन सब को हमने अभी समझा। अब इसमें जो भी डिबेट के मुद्दे हैं, जो मुख्य परीक्षा के स्तर पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आप सब ये मान के चलिए कि यदि मुख्य परीक्षा के स्तर के डिबेट वाले मुद्दे जो चर्चा में रहते हैं, जिस पे बहस होती है, जैसे आरक्षण संबंधी विवाद क्या है? कई लोग का मानना होता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, कई लोग का मानना है कि जो है आरक्षण समय सीमा के बाद खत्म होनी चाहिए। इसका भी एक जो है विजुअलाइज़ेशन करना चाहिए कि जो लोग आरक्षण की परिधि से बाहर हो गए हैं, मतलब वो सक्षमता उनके अंदर आ गई है, वो आरक्षण के अब हकदार नहीं बन सकते। तो जो वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। तो यह जो है एक समय अवधि के साथ इसमें समावेशन और निकास की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा जो है कहा जाता है। तभी हम आरक्षण संबंधी मुद्दों में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और तो समानता का अधिकार में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो हम पहले ये जान लें कि समानता का अधिकार क्यों ज़रूरी है? हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है? तो थोड़ा-सा और इसको ब्रीफ में आगे देखते हुए फिर हम आरक्षण क्योंकि समानता का अधिकार क्यों आवश्यक? ठीक है? ये क्यों आवश्यक है? कुछ हम बिंदुओं से बाँट कर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है? आप इसको समझते हैं तो फिर आरक्षण भी समझ जाएँगे। आप देखेंगे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण क्यों होना चाहिए? राज्य द्वारा प्रायोजित जो भी लोक नियोजन के कार्य हैं, उसमें क्यों आरक्षण होना चाहिए? और निजी क्षेत्र में यदि आरक्षण की बात की जा रही है, तो उसके पीछे क्या महत्व हो सकता है कि या क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई कानून, कोई विधि बनाई जानी चाहिए? क्या धार्मिक आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए? कई लोग ऐसे भी माँग करते हैं कि इस धर्म के लोग बेहद ही पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं, तो क्या धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए, ताकि उनका जो है कि समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सकें? ठीक है, तो क्या आधार रखा जाए? अभी जो वर्तमान में जिस आधार पे रखा गया है आरक्षण का प्रावधान, पहले तो था सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पे, अब उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एक आधार और जोड़ दिया गया है, जो उसके अतिरिक्त है। इन आधारों पर आरक्षण जो है दिया जा रहा है, वर्तमान स्थिति यही है। बाकी और जो पहलू है, जैसे हमने कहा कि निजी आधार पे निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की माँग, धार्मिक आधार पे आरक्षण है। इन सभी भी प्रश्न बन सकते हैं, अगर नहीं भी बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है कि वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं। हम अगर कोई और आधार को जोड़ते हुए प्रश्न अगर बनता है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं, उसमें उत्तर में लिख सकते हैं। यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा तो ये समस्याएँ हो सकती हैं, ये समाज को लाभ हो सकता है और ये समाज में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। या उसी तरह से धार्मिक आधार को लेके, ठीक है। तो देखिए, हमने शुरू में कहा था समानता का जो अधिकार है, इस पे चर्चा किया था समानता का अधिकार बंधुत्व की पूर्व शर्त है, ठीक है।
जो समाज की राष्ट्रीय एकता को राष्ट्रीय एकता के लिए को मजबूत करता है या राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो यदि इसी पे प्रश्न बन जाए कि समानता का अधिकार बंधुत्व की पूर्व शर्त है, इस कथन की टिप्पणी करें। ठीक है। या इस कथन के आलोक में जो है अ, किस प्रकार भारतीय समाज की राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो प्रश्न इससे भी बन सकते हैं, मतलब समानता और बंधुत्व को जोड़ते हुए भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, हमने शुरू में प्रियम्बल में बताया था कि बंधुत्व क्या मतलब होता है कि हम की भावना, हम सब भारत के लोग जो भी हैं, वो सब एक हैं। ठीक है, उसमें भाईचारे का भाव है। ठीक है, उसमें सद्भाव है और हम की भावना है कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे समाज में रहने वाले लोग कोई अलग हैं। जब ऐसी भावना, बंधुत्व की भावना का विकास बना हो, मतलब विकास तेजी से बढ़ता है या उसमें मजबूती आती है, उसी अनुरूप देखेंगे राष्ट्र की एकता भी मजबूत होती है। जब राष्ट्र एक रहेगा, मजबूत जितना राष्ट्र रहेगा, उतना ही समाज में लोग सशक्त होंगे और जो समाज है, वो उसी तरह से प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सब जो है, मान लीजिए कि इसीलिए कहा जाएगा कि समानता का अधिकार ज़रूरी है। दूसरा कह सकते हैं कि समानता की धारणा या समानता की संकल्पना योग्यता तंत्र पर आधारित योग्यता तंत्र पर आधारित समाज की पूर्व शर्त है। जहां समाज के सभी वर्गों तक पहुंच हो। ठीक है। कि आप जैसे देखते हैं कि समान अवसर की पहुंच हो। अगर मान लीजिए कि सरकारी पद के लिए किसी विभाग में भर्ती निकलती है और उसमें योग्यता दी जाती है कि भाई आप ग्रेजुएट लोग ही भर सकते हैं फॉर्म। इसका मतलब ये क्या होगा, योग्यता तंत्र पर आधारित हो गया। उस योग्यता तंत्र पर आधारित जो भी योग्य कैंडिडेट हैं, उनको समान अवसर उपलब्ध हो जाएगा। अब वो उस परीक्षा को या उस पद को पाने के लिए जो भी व्यवस्था उस तंत्र ने बनाई है एग्जाम के माध्यम से, यदि उसमें आप जो है कि सफलता अर्जित करते हो, तो उस पद के आप दावेदार कहे जाओगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि समानता आधार भी योग्यता तंत्र पर चीजें हैं। अब जैसे इसमें मान लीजिए यदि आरक्षण की बात जब आ जाएगी, तो जैसे जो जो वर्ग या जो समूह पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनमें आरक्षण का प्रावधान जब लागू है तो दिया जाएगा। तो जैसे इसी समान अवसर तक पहुंच में मान लीजिए उसी एग्जाम के लिए, ठीक है, सौ सौ मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 100 नंबर के प्रश्न में मान लीजिए जो सामान्य स्तर का कैंडिडेट है, मान लीजिए उसको 70 नंबर पाने पर उसका उसका चयन होता है। तो लेकिन जो आरक्षण प्राप्त वर्ग है, तो उसको हो सकता है 60 नंबर पर मिल जाए, हो सकता है 55 नंबर उसका जो है चयन हो जाए। इसका मतलब इनको जो है ये माना गया कि ये कम क्षमता अगर इनके पास भी है, तो भी हम उस व्यवस्था में शामिल कर लेंगे। क्यों? कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, इनको हम इस मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, ये समाज से हमेशा पिछड़े रहेंगे। इसीलिए जो है आरक्षण की अवधारणा का विकास हुआ। ठीक है ना? तो ऐसे में जो है कि अब देखिए इनसे 15 नंबर की कमी है, तो 15 नंबर कम पाने पर भी इनका चयन उस पद पर हो गया, आरक्षण की व्यवस्था के तहत। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा।
ये जो है तार्किक सकारात्मक पहल कही जाएगी कि एक वर्ग ऐसा था जो सदियों से या बहुत लंबे समय से पिछड़ा वर्ग रहा है। यदि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं, उसमें हमने समानता का अधिकार दिया है, तो समान मंच पे लोगों को लाने के लिए जो पीछे छूट गए हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स रखने पड़ेंगे, तभी वो उस मंच तक पहुँच पाएगा। अगर वो नहीं स्पेशल प्रोविज़न रिज़र्वेशन नहीं रखा जाएगा, तो वो व्यक्ति वहीं का वहीं पड़ा रहेगा और जो आगे आने वाले लोग हैं, वो आगे ही बढ़ते रहेंगे और वो वर्ग, वो समुदाय पिछड़ा रहेगा। ऐसे में सामाजिक न्याय की संकल्पना भी कमज़ोर होगी। ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि समानता की धारणा योग्यता तंत्र पर आधारित समाज की पूर्व शर्त है, क्योंकि इसमें समाज में हर व्यक्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध हो हैं। समान समान अवसर उपलब्ध होने के लिए चाहिए। और तीसरा आप बिंदु लिख सकते हैं कि भारत की वैश्विक छवि के लिए समानता का अधिकार ज़रूरी है। ठीक है? तो इसको और आगे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना? इसमें मैं आपको यहाँ अपनी कॉपी में इस तरह से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि उसी के आगे लिख सकते हैं, क्योंकि समानता क्योंकि समानता महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। ठीक है? और इसीलिए कह सकते हैं जब मानवाधिकार है, इसका मतलब गरिमामय जीवन की आधारभूत शर्त है। ये भी कह सकते हैं कि समानता मानव मानवीय गरिमामय मानवीय गरिमामय जीवन की आधारभूत शर्त है। क्योंकि जो व्यक्ति पिछड़ा था, जो वर्ग पिछड़ा था, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जिसको शिक्षा का अवसर कम उपलब्ध हो पाया, हमारी सामाजिक ताने-बाने के कारण जो हमने जो व्यवस्था हमने अपने लोकतंत्र अपनाने से पहले हमारे यहाँ चली आ रही थी। अब कुछ हमारी जो इतिहास रहे हैं, उसमें जो है कि कुछ वर्ग ऐसे रहे जो समाज से पिछड़े रह गए और उसको दूर करने के लिए जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया, तो हमने अलग-अलग उनको अधिकार दिए। तो जो व्यक्ति पिछड़ा है, ठीक है? मान लीजिए ये समूह ऐसा है जो क्या है? समाज से किसके आधार पिछड़ा है? सामाजिक और शैक्षणिक। ठीक है? इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर लीजिए। सामाजिक मतलब अब समाज में उसकी स्थिति क्या है? निम्न है। ऐसा नहीं कहते कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े मानिंद कहे जाते हैं, जिनका स्तर बड़ा ऊँचा होता है। लोग कहते हैं कि भाई ये उस गाँव के मुखिया हैं या उस मानिंद व्यक्ति हैं। इसका मतलब उनका सम्मान शब्द नाम सुनते ही बढ़ जाता है। लेकिन आप वहीं सुनेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही एक ऐसे झुग्गी-झोपड़ी में रहता है और जो है कि पढ़ा-लिखा नहीं है और जो है कि बहुत ही अमानवीय मतलब बहुत ही निम्न स्तर की ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे में उसकी परिस्थिति जो है समाज में निम्न है और क्या है, उसके साथ उसका समाज के साथ कॉन्टैक्ट संपर्क कम है। क्योंकि लोग उससे के यहाँ जो है कि जाना कम पसंद करते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ना कम पसंद करते हैं, ठीक है? और साथ मतलब ऐसे कई सारे बिंदु लिख सकते हैं आप, ठीक है? आप लिख सकते हैं कि समाज में उसे अलग अलग देखना
ये सब चीजें लिख सकते हैं। शैक्षणिक मतलब क्या है कि शिक्षा का अभाव है, ठीक है ना, बेहतर मानव संसाधन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके पास नहीं है, इसलिए इसलिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम स्पेशल प्रोविजन आरक्षण देते हैं, जो समानता के अधिकार को और मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, जो है कि भारत की वैश्विक छवि को बनाए रखने के लिए समानता का अधिकार देना जरूरी है, क्योंकि यह मानव की गरिमा में होने की स्थिति को दर्शाता है, साथ ही मानवाधिकार को और मजबूती प्रदान करता है। जो समाज से सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको समान प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो है प्रयास करता है, और ये अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए समानता का अधिकार जरूरी है। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, समानता का अधिकार सामाजिक गतिशीलता और प्रगतिशील आधुनिक समाज की पूर्व शर्त है। ये सब एक एक कथन जो है एक एक प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए समानता पे जो भी आयाम यहाँ लिखे जा रहे हैं, जो चीजें हैं, आप उससे एक बार समझे रहेंगे तो प्रश्न जैसे जिस हिसाब से वो आपसे पूछना चाह रहा है, उसके आधार पे आप उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि समानता का अधिकार सामाजिक गतिशीलता और प्रगतिशील आधुनिक समाज की पूर्व शर्त है। इसका मतलब जो समानता का अधिकार आपके पास है, ये सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ेगी और हमारा आधुनिक समाज भी उसी गति से प्रगतिशील रहेगा। कैसे? कुछ उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि अभी तो क्या है, भारत के नक्शे में, ठीक है, मैं नक्शा थोड़ा बना के बताने का प्रयास करता हूँ आप सभी को। ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा देश है। अब कह रहा है यहाँ सामाजिक गतिशीलता, यदि समानता का अधिकार है, ठीक है ना, समानता का अधिकार है, बंधुत्व की पूर्व शर्त है, तो उसमें क्या है कि लोग एक दूसरे से भाई गतिशील हैं। तो मान लीजिए कि अब लोग, अब इसमें जैसे ऑल इंडिया सर्विस को ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अब इस पॉकेट में रहने वाले लोग यहाँ जाके रह रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस पॉकेट के रहने वाले लोग यहाँ कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ एक दूसरे से गतिशीलता जो है सबकी बनी हुई है। इससे क्या हो रहा है, इससे बंधुत्व की भावना और मजबूत हो रही है, ठीक है। और इसके साथ में ये तो चलो नौकरी पेशे, बाकी जो समाज में और सभी लोग हैं जो एक दूसरे जगह जाते हैं कार्य करने, वहाँ रहते हैं, इस समानता के अधिकार जो है, जो सामाजिक गतिशीलता को और मजबूती देता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि किसी सरकारी संस्था में सरकारी पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में उनके यहाँ रहने वाले कहीं और के हैं, वहाँ के कल्चर, ठीक है, और वहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की संस्कृति के बीच में आदान प्रदान होता है कि सामाजिक गतिशीलता के कारण, ठीक है ना, जिससे हमारा समाज या भारत कह दीजिए प्रगतिशीलता की ओर या प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ता है। ये क्या करता है, कुल मिला के कह लीजिए रिजल्टेंट
ये राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करता है, हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि समानता का अधिकार सामाजिक गतिशीलता और प्रगतिशील आधुनिक समाज की पूर्व शर्त है। क्योंकि अभी हमने कहा ना कि समानता का अधिकार में राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पे विभेद नहीं करेगा। तो अब यहाँ भी जो है भाई राज्य की सरकार भी तो राज्य है। भाई भारत की सरकार तो ऑल ओवर इंडिया भाई कहीं भी करिए तो राज्य वो भी राज्य किसी जो है किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। चाहे धर्म, मूल, वंश, जाति की अब यहाँ के रहने वाले हो तो यहाँ से आप के साथ भेदभाव करेगा। तो जब समानता का अधिकार में ये सब दिया गया है, भेदभाव नहीं करोगे, इसके अनुसार जो है कोई व्यक्ति कहीं भी जाके अपना नौकरी ले सकता है, कार्य कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है सामाजिक अधिकार उसको जब प्राप्त है, यदि उसका उल्लंघन होगा तो न्यायालय उसका संरक्षण देगा। ये क्या करेगा अल्टीमेट जो है हमारी भारत की एकता को, अखंडता को मजबूती प्रदान करेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इस अधिकार की चीज़ें को हम कहाँ-कहाँ से जोड़ पा रहे हैं। इसी तरह से आपको भी देखना है। अगला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि समाज में अनेक समूह बहिष्करण और वंचना के शिकार हैं। जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग देखेंगे भिक्षावृत्ति में भीख मांगने में जुटे हुए हैं, बहुत सारी संख्या में आप देखते हो रेलवे स्टेशनों पे, सार्वजनिक स्थलों पे। और बाकी कुछ ऐसे वर्ग देखते हो कि जो अपना कुछ कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने एक समूह बना के कहीं रहते हैं। न उनके पास घर होता है, न रहने के लिए छत होती है और न जो है कि कहीं व्यवस्था है उनके पास, न कोई संपत्ति उनके नाम पर दर्ज है। तो ऐसे लोग भी बहुत आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। ये वो जो है समूह का बहिष्करण और वंचना के शिकार लोग हैं। तो इसलिए उनके वो अधिकार को भी, उनके मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए, उनके जीवन को और बेहतर करने के लिए यदि समानता का अधिकार उनको न दिया जाए, तो वो उसी तरह बने रहेंगे। हमें उनको उनको उनके पास पहुँचना है, राज्य को उन लोगों तक पहुँचना है और जो है उनको जो भी चीज़ें ज़रूरत है शैक्षणिक, सामाजिक रूप से अगर सरकार उनको मुहैया कराए, राज्य मुहैया कराए, तो वो भी धीरे-धीरे मुख्य धारा से जुड़ेंगे और चीज़ें जो है बेहतर होंगी। अब मुख्य धारा के शब्द का बार-बार प्रयोग हो रहा है, तो मुख्य धारा का मतलब क्या है? मुख्य धारा का मतलब क्या है? 1 मिनट। मुख्य धारा का मतलब क्या है इसको थोड़ा-सा जान लीजिए। अब देखिए मुख्य धारा के अलग-अलग लोग परिणाम मतलब अलग-अलग वे में समझ सकते हैं, अलग-अलग आयाम को लेके। ठीक है ना? तो मैं 2-3 आयाम के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मुख्य धारा का मतलब क्या हो गया कि अब मतलब जो है कि व्यवस्था में मतलब कोई व्यक्ति पिछड़ा है, उसको कह दिया गया कि मुख्य धारा में आ गया। जब वो मुख्य धारा में आ गया तो उसके पास क्या हासिल हो जाएगा? क्या चीज़ें बन जाएँगी? इसका मतलब उसके पास क्या होगा? बेहतर शिक्षा की उपलब्धता हो जाएगी। ठीक है? स्वास्थ्य सुविधाएँ, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अवसर की उपलब्धता लिख सकते हैं। जो शिक्षा अर्जित करेगा तो कई सारे विकल्प उसके पास बढ़ जाएँगे। ठीक है? और सामाजिक सम्मान या पारिस्थिति बेहतर होगी। ठीक है? और उसका क्या होगा? जो है कि उसकी अभिक्षमता का विकास होगा। अभिक्षमता का विकास, ऐसे बहुत सारे खंड जोड़ सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक
अब मान लीजिए मुख्यधारा में आ गया तो राजनीति को बेहतर समझ पाएगा, ठीक है ना? आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा बन पाएगा, आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा बन पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से, ठीक है, एक व्यवस्था में वो आ जाएगा। एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि मान लीजिए कि कुछ समाज में आदिवासी लोग हैं, ठीक है? आदिवासी हैं, जो है इसको वनवासी का कई शब्द प्रयोग होता है, ठीक है? या जनजातियाँ हैं, ठीक है? तो इनका अपना जो कल्चर रहा है और आज तक जो बना हुआ है, ठीक है ना? इनके आधार पर, ठीक है? मतलब ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, इनकी आधार पे ये क्या सोचते हैं, ठीक है ना? इनके आधार पे विकास, मुख्य धारा का क्या आयाम होगा, ठीक है? हम आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात हम पहले प्रस्तुत में कर रहे हैं, भाई ये चीज़ें होंगी, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होंगी, आप शिक्षा अर्जित करोगे, आपकी परिस्थिति समाज में बढ़ेगी, आपकी अभिक्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना? आप जो है समाज में बेहतर योगदान दे दे पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं, जिनको हम कहते हैं भाई इनको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन ये हमारे इन मानदंडों के हिसाब से हम कहते हैं कि मुख्य धारा हमारी ये है, लेकिन इनके अपने मानदंड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं। अगर मान लीजिए इनका कहना है कि हम यहीं रहते हैं, हमें यहीं रहना पसंद है और हमें ये चीज़ें दे दी जाएँ तो हम ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करेंगे, ठीक है ना? एक इंसान को क्या चाहिए, यदि वो अपने अपने जीवन में खुश रहता है, ठीक है? बहुत प्यार से रहता है, सद्भाव से रहता है, मिल-जुल के रहता है, तो अब ऐसी चीज़ों में उसमें दखल देने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि हम अपने मानदंड के हिसाब से करें, भई तुमने ये चीज़ नहीं किया इसलिए तुम पिछड़े हुए हो। ऐसी चीज़ नहीं है, उनके मानदंड के हिसाब से उनका कहना, भई इनके मानदंड के हिसाब से क्या कह सकते हो कि ये अपनी जल, जंगल, ज़मीन पर अपना प्राधिकार बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है? कहते भाई हम जहाँ रह रहे हैं हमारे ये सब अधिकार हमें दे दीजिए, क्योंकि हम इसी में खुश हैं, ठीक है? साथ ही मान लीजिए जो संसाधन की उपलब्धता नहीं है, तो राज्य उनके यहाँ पहुँचाए, ठीक है? राज्य उनको तुम भाई जो संसाधन उनके यहाँ उपलब्ध नहीं हो पहुँचाए, ठीक है ना? तो अब ऐसी चीज़ें करें। तो अब देखिए इसमें थोड़ा-सा दोनों का जो तालमेल वाली बात है, मैं दोनों को ऐसे हीरो बना के बताता हूँ, ठीक है ना? जैसे जो मान लीजिए जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए आप कहिए कि सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जो है कि हो सकता है कई संसाधनों का दोहन राज्य कर रहा हो, वहाँ की जो लोकेशन है भाई, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे वन संपदा हो, ये सब चीज़ें हो। तो इन सब के कारण जो है कि और इनकी आवश्यकताएँ और भी होती हैं इन भाई रहने वाले लोगों की। अब मान लीजिए राज्य वहाँ संसाधन पहुँचा रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए वहाँ पे राज्य क्या कर रहा है, स्कूल खोल रहा है, स्कूल बन रहे हैं, ठीक है ना? कई सारे जो है कि सामाजिक क्रियाएँ हो रही हैं, जिनसे जिनमें अलग-अलग जगह के लोग यहाँ जाके एक-दूसरे से मिल रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बाज़ार में एक-दूसरे से सामान खरीद के एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान-प्रदान कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि जब जो चीज़ें गुणवत्तापूर्ण हैं, जो मानवीय गरिमा को और बढ़ाती हैं, ऐसे में क्या होता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये भी वर्ग जब शिक्षित होता है, सब चीज़ें होती हैं, ये भी निकल के राज्य के हिस्से में जो राज्य की मशीनरी है, उसमें जो है ये शामिल होते हैं। जैसे आप आए दिन सुनते हो कि जो है कि नागालैंड के एक लड़के ने यूपीएससी में सब जो है कि ये इतनी रैंक हासिल की, या इसने जो है कि इस परीक्षा में अव्वल आया, या जो है उसने इंटर हाई स्कूल में इतना टॉप किया, तो वहाँ के जनजाति समुदाय में उसको जो है कि
एक तरह से। तो उसको क्या करता है, जब ऐसे लोग आते हैं तो राज्य उसको मोटिवेट भी करता है। तो होता ये है कि अब इनके जो अपने मूल्य हैं, वैसे तो संविधान में ये दे रखा है कि भाई इनके लिए अलग से प्रोविज़न जो है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए बनाए गए हैं ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण, इसीलिए देखें कि इनके लिए स्पेशल कई सारे कानून बनाए गए हैं। हम आगे जब पढ़ेंगे 5वीं छठी अनुसूचियाँ, तो उसमें देखेंगे इन सब के लिए बहुत सारे अलग-अलग प्रोविज़न बनाए गए इनके हितों के संरक्षण के लिए। इसमें ता हम बताना मैं ये चाह रहा था, इनके जो अपने हित हैं, वो हित बने रहें। राज्य उनमें हस्तक्षेप न करे, बने रहें और साथ ही साथ जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका धीरे-धीरे समावेशन हो और लोग जो उस तरह की मतलब अ अ, जीवन जी रहे हैं, जो मानवीय जीवन गरिमा को कमज़ोर किए हुए हैं, तो उसमें जब ये सब क्रियाएँ जुड़ती हैं, जैसे शिक्षा है, व्यवस्था हो गई और चीज़ें जुड़ गई, तो इनमें जो है कि क्या होता है फिर बदलाव जब आता है, ठीक है ना? और इनके मूल्य भी संरक्षित होते हैं, तब इनको कहा जाएगा कि नहीं ये भी क्या है, ये भी समाज की मुख्य धारा के भाग बन रहे हैं, ठीक है ना? हितों के संरक्षण के साथ भी ये सब बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस विकास की परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं, वही विकास की परिभाषा हर जगह लागू होती है। इनके लिए विकास यही है जल, जंगल, ज़मीन यहाँ चीज़ें हों, इनके लिए और जो सुविधाएँ राज्य दे सकता है उनको वही मुहैया कराए। उनको जो भी हैप्पीनेस के लिए जो उनके मानदंड हैं उनको भी करे और साथ ही यदि कोई लगता है कि यह तार्किक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जो ठीक नहीं है ओवरऑल किसी भी नियम तहत चाहे कोई भी हो, तो उसमें जो है धीरे-धीरे सकारात्मक तरीके से बदलाव करके उनके जीवन को और बेहतर बनाया जाए क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है ना कि जीवन को बेहतर बनाना जाए। ठीक है ना? तो ये क्या एक्सपेक्ट आपका ये है। तो ऐसे भी समाज में लोग हैं जो बहिष्करण हैं, कई सारे छुआ-छूत के शिकार हैं, ये सब हैं। तो वो भी उनको भी समान प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए समानता का अधिकार ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो था हमारा, प्रश्न ये था कि यहाँ देखिए, इसमें कई सारे पॉइंट हो गए हैं, आप इसमें खूब लिख सकते हैं। ठीक है ना? प्रश्न ही इसको मान लीजिए कि समानता का अधिकार क्यों आवश्यक? ठीक है? ये सब जो बिंदु हैं, इनको लिख के बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अब इन्हीं को समानता का अधिकार को लागू करने के लिए जो ये सब अलग-अलग समूह वर्ग हैं, ये एक प्रावधान भाई रखा गया आरक्षण का प्रावधान। ये आरक्षण देने से जो पिछड़े हुए वर्ग लोग हैं, राज्य में प्रतिनिधित्व उनका बढ़ जाएगा, ठीक है? और जिससे क्या होगा उनकी परिस्थिति भी मजबूत होगी, वो भी बेहतर गरिमामय जीवन जिएँगे। चलते हैं आरक्षण संबंधी जो भी मुद्दे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे विवाद है मुद्दा। इसमें देखिए हम क्या-क्या पढ़ेंगे, आरक्षण देने की देखो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसको खंडों में बाँट, ठीक है? ताकि फ्रेमवर्क में बाँट लेंगे, तो उससे ये रहेगा कि हम जो है कि पूरा ओवरऑल उसको कवर कर लेंगे, एक सीक्वेंस में हमें लिखना भी रहेगा, दूसरी सीक्वेंस में हम लिख भी लेंगे, ठीक है ना? और इसके बाद आरक्षण का उद्देश्य, ठीक है? आरक्षण का विकास क्रम और आप लिख सकते हैं, वर्तमान में चल रहे आरक्षण संबंधी देखिए आरक्षण बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत सारी डिबेट है, ठीक है ना? तो जो हम जितना कवर कर सकते हैं हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है? फिर इसको पढ़ने के लिए कई लेक्चर लग सकते हैं, कई घंटे लग सकते हैं, तो तो अभी तार्किकता का परीक्षण हम तभी कर पाएँगे, ठीक है ना? जब उसके उद्देश्य को समझ लें, विकास क्रम को समझ लें,
तो हम फिर तार्किकता वाले टॉपिक पे आएँगे। पहले हम जो है थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। तो इसमें पहले हम जो है पहले हम क्या करेंगे? पहले आरक्षण के उद्देश्य के बारे में हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना? आरक्षण का उद्देश्य है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। इसका मतलब हो गया कि जो वंचित वर्ग है समाज में, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करना। ठीक है ना? और जो वंचित वर्ग हैं, साथ ही साथ जो वंचित वर्ग हैं, उनको लेके समाज के जो अन्य वर्ग हैं, अन्य समूह हैं, उनके नज़रिए में भी बदलाव करना। जैसे कि मान लीजिए कि जो पिछड़ा है, वंचित है, जो शोषित है, जिनको जो है कि समाज पहले से ही अलग कैटेगरी में रखता आया है, ठीक है? तो अब ये जो सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का कार्य राज्य कर रहा है, तो राज्य अगर बढ़ावा तो दे दिया, मान लीजिए उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वहाँ भी यदि जो अन्य समूह हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। फिर सामाजिक न्याय की अवधारणा यहाँ पे फिर ठीक कमज़ोर दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना भी है कि वंचित वर्गों के आत्मविश्वास में तो वृद्धि करनी है, साथ ही साथ जो अन्य समूह हैं, उनको उनके नज़रिए में भी बदलाव करना है ताकि उनको एक्सेप्ट कर सके कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। इनके पास भी वही क्षमता है जो हमारे पास क्षमता है। कोई व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त रूप से सब बराबर हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं है। जिनको जैसा परिवेश मिलता है उसी अनुरूप उनका और जैसा उनका समाजीकरण होता है उसी अनुरूप उनके मस्तिष्क का विकास होता है। उसी अनुरूप व्यक्ति जो है सोचता है और कार्य करता है। ठीक है ना? तो इसलिए कहा गया। दूसरा आप कह सकते हैं कि वो आरक्षण का उद्देश्य इस क्या है कि सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब कि समाज के सभी लोगों के पास शक्ति पहुँचे, सभी लोगों के पास अधिकार पहुँचे, तभी सामाजिक सशक्तिकरण होगा। अर्थात जितने भी सामाजिक क्रियाएँ हैं, उसमें सभी की भागीदारी हो। ऐसा नहीं कि जो उच्च वर्ग है, वो निर्णय ले ले, निम्न वर्ग की राय ले ही ना, उनके पास क्या समस्याएँ हैं। इसलिए कहा जाता है कि आरक्षण जो है, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी ज़रूरी है, ठीक? और मान लीजिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती देता है आरक्षण, कैसे? जो हाशिए पर स्थित है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको मुख्य धारा पे लाके, सभी को समान स्तर देके, निष्पक्षता का व्यवहार करके, सामाजिक न्याय की संकल्पना को मजबूती देता है आरक्षण, ठीक है? और आप अगला और भी कह सकते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, कैसे? इस समाज में जब जो पहले पिछड़े लोग हैं, जो हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, जब वो समाज में आगे बढ़ेंगे, तो वो भी राजनीति से बढ़कर हिस्सा लेंगे, राजनीतिक क्रियाओं में, सामाजिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं में बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ऐसे में नागरिक और राज्य संबंध मजबूत होंगे, जिससे कहा जा सकता है लोकतंत्र भी मजबूत होगा और जो वंचित वर्ग हैं, उनका निर्णय लेने में भागीदारी भी बढ़ेगी। तो जितना जी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लोगों की बढ़ती है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है, वही लोकतंत्र की प्रणाली है। और इससे सरकार की वैधता भी मजबूत होती है, सरकार पे ट्रस्ट भी बढ़ता है लोगों का, ठीक है ना? तो और क्या लिख सकते हैं कि आरक्षण जो है सामाजिक एकीकरण का माध्यम है। भाई आरक्षण से जब सभी लोग एक मंच पे आ रहे हैं, समानता आ रही है, तो एक बंधु जो है बंधुत्व की भावना का विकास हो रहा है, हम की भावना का विकास हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता मजबूत होगी। इसीलिए ठीक है ना? तो आरक्षण जो है सामाजिक रूपांतरण का एक माध्यम भी है। तो हम इसी तरह से पॉइंट वाइज़ लिख सकते हैं। पहला कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। ठीक है ना? अब जैसे कुछ एक-एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए ताकि आपको जैसे अब इससे की पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, उससे आप एक पैरा लिख सकते हैं। और एक पैरा में 50 शब्द जो भी बनते हैं 50-60 शब्द उसको लिख सकते हैं। तो सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना इसमें क्या लिख सकते हैं? जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्गों के आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक? और लिख सकते हैं कि वंचित वर्गों के प्रति समाज के
अन्य समूहों के नजरिए में बदलाव। वो भी कौन सा बदलाव? सकारात्मक। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। को बढ़ावा देना, ये भी आरक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, ये भी आरक्षण का उद्देश्य है, सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इसमें इसमें आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि जो वही सब आएगा, क्योंकि उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। वंचित वर्गों को जो है कि निर्धारण या निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना। भाई यदि कोई निर्णय ले लिया जा रहा है, यदि वंचित वर्ग उसमें शामिल हो जाए, तो अपना पक्ष रखेगा कि हमारे पास ये समस्याएं हैं, हमें हमारी समस्याएं दूर करिए। जब निर्णय होंगे तो उसके उसके अधिकारों को, उनकी मांगों को जो है सुना जाएगा, रखा जाएगा। उसी हिसाब से नीतियां बनेंगी। ठीक है ना? तो आप वंचित वर्गों के लिए ये सब चीजें लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो है संवेदनशील नीतियों का निर्माण होगा। संवेदनशील नीतियों का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान करता है। सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान करता है। इसका मतलब हाशिए, हाशिए मतलब जो कमजोर वर्ग है, हाशिए पर स्थित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। अगला लिख सकते हो कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। अम्बेडकर ने कहा था कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो अपना लिया है, लेकिन असली लड़ाई जो हमारी है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की है। क्योंकि समाज में इतने ज़्यादा स्तरीकरण हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकृति के जो है परंपराएं हैं, और कई सारे ऐसे मूल्यों का विकास हो चुका है जो बड़ी मजबूती से बैठे हुए हैं उन मूल्यों को पकड़ के, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं। तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना मतलब कि शासन प्रक्रिया में जो है वंचित वर्गों को शामिल करना। ठीक है, क्योंकि ये भी जैसे हम देखेंगे कई जगह अरे उसमें भारत की संसद में जो है कि आप देखेंगे बहुत सीटें कुछ एससी एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं, कि भाई ये यहाँ पे कई क्षेत्रों में जो है कि एससी एसटी की सीट रिजर्व रहती है, कि जो है आप चुनाव वही लड़ सकते हैं, किसी अन्य कैंडिडेट नहीं लड़ सकते। इसका मतलब उनको संसद में भेजने के लिए ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, वो भी आरक्षण ही है। ठीक है ना? और तभी शासन प्रक्रिया में भागीदारी बन पाएगी। और आप लिख सकते हैं कि आरक्षण जो है सामाजिक एकीकरण का माध्यम है। छठा लिख सकते हो, आरक्षण सामाजिक रूपांतरण का उपकरण है। ठीक है, ये सब बातें उद्देश्य में लिख सकते हैं। लेकिन अभी जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे आरक्षण नीति का, तो उसमें जो भी इसके सकारात्मक पहलू है, जो नकारात्मक पहलू है, ये कैसे और लोगों को ये डीमोटिवेट करता है, वो सब भी हम समझेंगे।
ठीक है ना? तभी हम उद्देश्य में यही चीज़ लिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि या विकास क्रम। ये सब जो है कि हैंड रिटन नोट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये सब पीडीएफ कंटेंट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, द स्टडी एक संकल्प में। आप उसमें जो है जाके इसको आराम से उसमें जाके इसको कर सकते हैं। कभी मान लीजिए कोई चीज़ न छूट गई है लिखने में, तो वहाँ से या तो वीडियो पॉज करके आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? तब हम अगले उस पे चलते हैं, आरक्षण का विकास। आरक्षण का यहाँ पे हम आरक्षण का ठीक है, तो कुछ जो है कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का 2-4 पॉइंट ले लेंगे, बाकी हम ज़्यादातर करंट की चीज़ें लेंगे, ठीक है ना? अब देखेंगे कि 1909 में जो है ब्रिटिश काल में क्या किया गया, देखेंगे इस 1909 का अधिनियम जो पढ़ते हैं, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, ठीक है? की धारणा का विकास हुआ। हालाँकि इसकी प्रकृति जो है आज के आरक्षण जैसी नहीं थी, लेकिन जो है एक तरह से कहिए कि शुरुआत आप कह सकते हैं। इसके पहले भी आप साहू जी महाराज शासन काल में उसमें देख सकते हैं। तो अब इस इसका मतलब पृथक निर्वाचक मंडल का गठन। जैसे कि मान लीजिए ये सब वहाँ पे काम आती हैं, ये सब चीज़ें लिखने के। जैसे निबंध में आपको समानता वाले बिंदु पे किसी कुछ लिखना है, तो एकाक पैरा आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दायरे को लिख सकते हैं, ताकि उसमें सभी चीज़ों को जोड़ते हुए 1 पैरा 2 पैरा में। तो उससे ये रहता है कि आपका कवर हो जाता है कि आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पता थी, और साथ ही जो है उसी के प्रारूप में जो कमियाँ थी, जो भी समस्याएँ थी, जब हमने आधुनिक लोकतंत्र में हम आए, संविधान का निर्माण हमने कर लिया, उसके बाद जो हमारी समानता का विकास क्रम रहा है, वो क्या स्थिति है, तो उससे जोड़ने में आसानी होती है। उससे क्या होता है, आपका बेहतर लेख भी बनता है, ठीक है ना? अब इसमें जो है कि आप देखें पृथक निर्वाचक मंडल में मतलब उम्मीदवार भी उसी कैटेगरी का, मान लीजिए हम मुस्लिमों के पृथक आरक्षण की बात होने लगी, तो यहाँ पे जो है कि उम्मीदवार भी वही और मतदाता भी वही, इसीलिए इसको पृथक निर्वाचक मंडल कहा गया। फिर आगे के एक्ट में देख सकते हैं 1919 में जो है सिख समुदायों का भी दिया गया। आज की व्यवस्था देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें मान लीजिए एससी एसटी सीट रिजर्व है, भाई यहाँ एससी एसटी सीट रहेगी, ठीक है? इसका मतलब वो व्यक्ति तो रहेगा एससी एसटी, ठीक है? लेकिन जो मतदाता रहेंगे, मतदाता क्या रहेंगे, सभी भारत के नागरिक रहेंगे, मतलब उस क्षेत्र के, मतलब सभी उस जो है कि चुनाव क्षेत्र के जो है उस मतदाता रहेंगे।
उसमें कोई कैटेगरी, कोई जाति धर्म का कोई मतलब नहीं। ये उस व्यवस्था में प्राचीन मतलब 1919 वाली व्यवस्था में और इस व्यवस्था में ये अंतर है। ठीक है ना? इसमें उम्मीदवार एक वर्ग विशेष का रहेगा, लेकिन मतदाता सभी रहेंगे। तो उसमें पृथक निर्वाचक मंडल में क्या था कि जब सिख हैं तो सिख ही चुनाव लड़ेंगे, सिख ही मतदान देंगे, उसी कैटेगरी के मतदान लोग देंगे, उसी समुदाय के लोग मतदान देंगे, मतदान करेंगे। इसी लेकिन एक तरह से कहिए जब ये जाते थे चुनकर तो इनका प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़ता था। एक तरह से कहिए कि स्पेशल प्रोविजन के तहत जो है उनको भेजा गया, तो भी आरक्षण की भावना का है, पर प्रारूप इसका थोड़ा-सा आज के आरक्षण के प्रारूप से अलग दिखाई देता है। लेकिन इसको आरक्षण के विकास क्रम में हम कर लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। आप देखेंगे 1935 के अधिनियम में, ठीक है, जो अनुसूचित जातियों के लिए अ, नहीं, 1935 का अधिनियम में नहीं, आप देखेंगे पूना पैक्ट वाली बात हो रही है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग होने लगी। अम्बेडकर ने इसको खूब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खूब उठाया, लेकिन इसका विरोध जो है गांधी जी ने किया। ठीक है, गांधी जी ने किया। तो अब इसके द्वारा गांधी जी विरुद्ध तो पूना पैक्ट होता है, अब सब इतिहास में पढ़े हैं। ठीक है ना? तो तो कांग्रेस द्वारा फिर क्या किया गया, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया। ठीक है ना? इसीलिए कहा गया कि जो है इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। गांधी जी ने भी माना कि जो है इनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सीटें इसके लिए जो है देखेंगे उस समय सीटें इनके लिए बढ़ा दी गई। ठीक है ना? मतलब अलग से न करके गांधी जी का मानना ये था कि यदि इस वर्ग को वही वर्ग चुनाव मत दे के उन जो है कि विधायिका में शासन प्रणाली में भेजेगा, तो ऐसे वह समूह अलग रह जाएगा, वो समाज के अन्य समूहों से नहीं तालमेल उतना कर पाएगा। ऐसे में ये जो अलग-अलग छुआ-छूत और सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक भेदभाव की भावना बनी है, वो प्रबल रूप से बनी रह जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में गांधी जी को की बातों को सुना गया, पूना पैक्ट के तहत जो है पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार किया गया, और जो है तो अब देखा गया कि जो है इनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहाँ भी जो है इस तरह की पृष्ठभूमि नज़र आती है। और आज़ादी के बाद से कुछ घटनाएँ देख लेते हैं। आज़ादी के बाद से, ठीक है? आज़ादी के बाद से देखेंगे कि हमने जो कई अनुच्छेदों में इसका प्रावधान कर दिया। अनुच्छेद 15 में, ठीक है? अनुच्छेद 16 में, और इसके बाद में राजनीतिक संस्थानों में। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से इसमें आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अब इन्हीं में पूछा जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 15 में आप देखेंगे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात हो रही है। अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है? सरकारी नौकरी में आरक्षण। जी भाई, आपने आरक्षण लेके पढ़ाई किया, तो आरक्षण लेके सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। और पता चला यहाँ पे आरक्षण है, यहाँ पर आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण लेके पढ़ाई करके क्या करेंगे? फिर तो आपको जनरल अन्य कैटेगरी के समूह में के बराबर आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ सरकारी नौकरी में आरक्षण। अब देखिए इसके बाद इसमें 2 पार्ट है, लिख कर लीजिए। जो राजनीतिक संस्थानों में, जैसे अनुच्छेद 330 के तहत क्या है? लोकसभा में
अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत जो है विधानसभा में, विधानमंडलों में, ठीक है, विधानमंडलों में आरक्षण। और साथ ही अगला जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन है, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में आप देखेंगे महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया है, ठीक है। और साथ ही जो है ओबीसी वर्ग के लिए भी जो राज्य चाहे राज्य के ऊपर छोड़ा गया है वो ऐसा प्रावधान कर सकता है पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें विकास क्रम में हो गई। इसीलिए देखेंगे संविधान में जो है कि 1950 में अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश पारित किया गया था और अलग अलग 15%, 7.5% ये सब आरक्षण दिए गए थे। ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस संविधान के प्रावधानों में इसमें लिख सकते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप 73वां 74वां भी जान लीजिए और अनुच्छेद 330, 332, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये सब आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें देखेंगे संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, ध्यान रखना। पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसी अब इसीलिए जो है कि अब देखेंगे कई सारे आयोग का गठन किया गया, वो भी जान लीजिए कि जो है पहले कालेकर आयोग का गठन होगा किसमें, 1955 में, ठीक है। इनकी क्या अनुशंसाएं थी, इनकी क्या अनुशंसाएं थी, इनकी अनुशंसाएं थी कि जाति ही वर्ग है, ठीक है। अर्थात जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है। देखिए ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हमने आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान में लिख दिया, लेकिन जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो कैसे तय करेंगे, उनको ढूंढेंगे कैसे। भाई देश में जो लोग इस तरह के हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इतनी मशीनरी है कि हम एक जाके घर घर सबका डब्बा डाटा लें कि भाई आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है कुछ राज्य पहले प्रयास करेंगे ना, कुछ डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया जाएगा। तो विभिन्न आयोग क्या करेंगे, समाज में जाकर रिसर्च करेंगे, कई सारे जो संस्थान है राज्य का उसका वो उपयोग करेंगे और कई सारे जो एनजीओ है निजी का जो समाज के लिए कार्य करते हैं उनका संपर्क करेंगे, समाज में भी जाएंगे। तो एक जो है कि बृहद सर्वेक्षण करके और सारी चीजें करके तब उस रिकमेंडेशन अपनी अनुशंसाएं देंगे, ठीक है। इनकी और अनुशंसा क्या थी, इन्होंने कहा कि भारत में, काका कालेकर ने कहा कि भारत में 2399 जातियां हैं, बताइए। आप जातियों के नाम इतने जानते हैं आप जो है 10-15 बहुत जानते होंगे, इससे ज्यादा क्या जानते होंगे। जाति को ही पिछड़े वर्ग का आधार माना जाए, और कहा इन्होंने जाति को ही पिछड़े वर्ग का आधार माना जाए। देखिए डायरेक्ट प्रश्न तो कम ही बनते हैं इसमें, लेकिन उसमें ये रहेगा कि अगर आरक्षण संबंधी कोई चीज लिखनी है
कुछ है उसमें आयोग का भी ज़िक्र कर देंगे तो थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना? पर सरकार ने इसको खारिज कर दिया। सरकार द्वारा स्वीकार्य, क्योंकि सरकार ही गठन करती है आयोग का, सरकार को लगेगा कि ठीक है नहीं है तो उसमें भाई नहीं करेगी। तो एक फिर वाद आया जो है 1963 में, इस वाद का नाम था बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्यवाद, ठीक है। इसमें कहा गया कि जाति आरक्षण का प्रमुख आधार हो सकता है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं। इसमें जो है कोर्ट ने कहा कि जाति क्या है? जाति आरक्षण का प्रमुख आधार हो सकता है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं, ठीक है ना? और भी आधार आप ढूँढिए, और भी आधार होंगे, केवल एक ही आधार पे जाति जो सबसे पिछड़ी है वही सबसे पिछड़े हो सकता है। वो कई जगह आपको ऐसा भी मिले कि वो जाति जो है कि नाम की पिछड़ी है पर ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना? केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ठीक है? मतलब ये कहा गया काका कालेकर में कि भई जो आ आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वही पिछड़े हैं। इसका मतलब केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो देखेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन न्यायपालिका ने उसकी वैधता को चेक किया और सही ठहराया है, इसलिए हमें भी सही मानना चाहिए। और इसने कहा कि आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है, ठीक है ना? तो बाद में ये हुआ कि यह जो है आधार जो है सामाजिक, शैक्षणिक दोनों आधार होना चाहिए, ठीक है? और इसके साथ ही जैसे हमने अनुच्छेद 15, 19 में 15 4 में ये मेंशन किया गया, आपने भी पढ़ा था पिछली कक्षा में, ठीक है? तो और कहा गया कि आरक्षण की उच्चतम सीमा, केंद्र शाहीवाद में भी मिलेगा आपको, उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं। इसके बाद में देखेंगे मंडल आयोग का गठन होता है। मंडल आयोग का गठन होता है 1978 में, रिपोर्ट आती है 1980 में, ठीक है? अब इसकी जो अनुशंसाएँ थी वो क्या थी? एक बार आप ब्रीफ में समझते चलिए, बाकी आगे हम आरक्षण नीति का मूल्यांकन अभी करेंगे। इन्होंने जो है कि 3 आयाम और 11 संकेतक के आधार संकेत को आधार बनाया, ऐसे लिख सकते हैं, या संकेतक माना, ठीक है? अब जैसे इसमें इन्होंने पहला जो 3 आयाम में पहला आयाम, दूसरा आयाम, ऐसे लिख लीजिए तीसरा आयाम। पहला आयाम था सामाजिक पिछड़ापन, दूसरा इन्होंने कहा आर्थिक, और तीसरा शैक्षणिक, ठीक है? अब इसके 4 संकेतक माने, इसको इसको नापने के लिए पैमाना 4 संकेतक वाला बनाया, इसको भी 4 संकेतक, और इसको जो है 3 संकेतक,
ठीक है। 3 आधारों पे जो है कहा कि है आरक्षण, और उन्होंने जो किया कि इस आधार पे भारत में, इसके आधार पे कहा भारत में 52% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत है। ओबीसी के लिए, ठीक है। यह मतलब एससी एसटी के अतिरिक्त लिख लीजिए। ठीक है। तो 40% हिंदू समाज से, 44%, 8% गैर हिंदू जात से हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें जो है कि 27% आरक्षण देने की बात ओबीसी को देने की बात की। और यही जो है मंडल कमीशन में जब लागू किया गया 27% दिया गया। पहले तो 27% ये हो गया, 7.5%, 7.5% जो है कि ये अनुसूचित जाति को 15% और 7.5% अनुसूचित जनजाति को, ये पहले से प्रोविजन जो है रखा गया था, तो उसमें ये 27% ओबीसी के लिए और जोड़ा गया। ठीक है ना। बस इतना जानते रहिए और कुछ नहीं। तो कुल आरक्षण कितना हो गया? 27% प्लस 15% प्लस 7.5%, ये हो गया जो है, ये हो जाएगा आपका 7×5 42, 7 49.5%। ठीक है, इतना आरक्षण सब मिला के एससी एसटी और ओबीसी मिला के इतने आरक्षण। इन्होंने एक रिकमेंड किया था कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण। जैसे इन सबका प्रश्न का पूछने में प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट रख सकता है कि मंडल आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी है, या काका काले का जो है कि कमेटी का और इनका समिति आयोग का और इनका जो है कि मंडल आयोग का, दोनों में कुछ अंतर देख के पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं काका काले कर। ये जो है आपका हो गया जो है कि अम, आरक्षण की विकास यात्रा। तो इसमें जो है कि जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, उसमें जो है कि आप देखेंगे कि संविधान संशोधन के माध्यम से लागू नहीं किया गया। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वाला को नहीं माना। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। और ओबीसी के लिए 27% का मामला जो रखा गया, लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो आर्थिक रूप से आरक्षण वाले को जो है कि कोर्ट ने नहीं माना, और ओबीसी के 27% जो है उसको माना। 10% आरक्षण की बात की गई थी जो है कि नरसिम्हा राव सरकार में। ठीक है। सरकार में कहा गया था कि इसको जो है एक है आर्थिक रूप से, एक जो है कि ओबीसी के लिए, इसके लिए 10% और इसके लिए 27%, तो की बात की गई थी। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो न्यायपालिका में, तो 10% आर्थिक आरक्षण को, 10% आर्थिक आरक्षण को असंवैधानिक बताया। ये सब चीजें हुई। ठीक है। और प्रोन्नति में अक्षर नहीं मिलेगा, ये सब चीजें, कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होगा, ये सब चीजें बताई गई। ठीक है ना। तो और इसमें एक रिकमेंडेशन आया कि पिछड़े वर्गों के लिए कोर्ट द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन हो, जो चेक करता रहे कि भाई क्या स्थिति है अन्य पिछड़ा वर्ग की, के गठन की बात। ठीक है। जो आरक्षण सूची, इसका कार्य क्या होगा? आरक्षण सूची में
निकासी व समावेशन संबंधी निर्णय लेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत लिखना होता है। आप भी लिखते चलिए, लिखने के साथ-साथ पढ़ते भी चलिए, समझते चलिए, तो आपका रिवीज़न होता रहेगा और चीज़ें समझ में भी आती रहेंगी। ठीक है ना? अब मेरा तरीका तो ऐसे ही रहता है, मैं लिख के भी पढ़ता रहता हूँ। आप सबको उसी चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अब देखिए, इसके बाद मामला जो है इंदिरा साहनीवाद का आता है, जो है कि कई सारे और निर्णय हैं, मैं एक क्रम से लिख देता हूँ ज़्यादा उसपे, जो है कि अ, नहीं आगे बढ़ता हूँ। जैसे देखिए 76वें संविधान संशोधन द्वारा एक जो है 76वां संविधान संशोधन लाया गया था। यहाँ हम घट लिख देते हैं नंबर वाइज़ करके, ठीक है? इसमें तमिलनाडु के लिए 69% आरक्षण देकर उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है? 9वीं अनुसूची की समीक्षा नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है? और हालाँकि जो है अ, आईआर कोहेलोवाद में जो है न्यायिक समीक्षा संभव है। न्यायिक समीक्षा जो है संभव है। कोहेलोवाद 2007 में जो है कि संभव इसका इसका निर्णय कब आया था? जो है कि आईआर कोहेल को इसका सही देख लीजिए कि क्या नाम है? कोहेलोवाद में जो है समीक्षा संभव माना। फिर देखेंगे 77वां संविधान संशोधन आ गया। इसमें 16(4) ए जोड़ा गया, ठीक है? और कहा गया कि एससी-एसटी के लिए प्रोन्नत में आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है? इसके लिए कहा गया कि एससी, एसटी को प्रोन्नति मतलब प्रमोशन में भी, जैसे आप जो है कि वो नौकरी पाते हैं तो प्रोन्नति होती है ना, प्रमोशन होता है, प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया गया। ठीक है ना? बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम उसमें चल रहे थे और इसको लिख सकते हैं 85वें संविधान संशोधन में आरक्षण को पारिमाणिक वरिष्ठता के का आधार प्रोन्नति का आधार माना गया। मतलब जो सीनियर रहेंगे उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको जो है कि तो इसी को लेके चुनौती दी गई 77वें जो संविधान संशोधन था और 85वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। देखिए कोई भी कानून संसद बनाती है, कुछ भी होता है तो लोगों को लगता है कि जनता को लगती है कि ऐसी चीज़ इसमें इसका वायलेशन हो रहा है या कानून संविधान से असंगत हो रहा है इतना, तो न्यायपालिका उसका परीक्षण करती है। तो ठीक है, चुनौती दी गई बिल, ठीक है ना? तो अब जो है कि अब इसको वैध माना गया। न्यायपालिका ने वैध माना, ठीक है? लेकिन सरकार को आरक्षण देने के लिए लेकिन एससी-एसटी को आरक्षण देने के लिए सरकार से कहा गया कि सरकार को जो है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। ये सब चीज़ें दी गई।
अब देखिए यहाँ पे तो सरकार ने ये आंकड़ा जो है प्रस्तुत नहीं किया। तो अब जैसे कि फिर इसी को ही जो है कि आंकड़ा ज्ञात करना बड़ा कठिन होने लगा, तो 2018 में जो है जनरल सिंह वाद में, ठीक है ना, यम नागराज निर्णय को चुनौती दी गई। मतलब इसमें जो यम नागराज का निर्णय था कि जो ये इसको ये जो कहा जाता है इसके खिलाफ गए थे, इसको कहते हैं यम नागराज वाद। ये गया था 2006 में। 2006 में जो निर्णय आया था उसी को फिर 2018 में चुनौती दी गई कि भाई आंकड़े प्रस्तुत राज्य नहीं कर रहा है और जो है आरक्षण के मुद्दे के लिए कोई विवाद बना रहा। इस वाद में जो है कि नागराज की न्यायपालिका में कोई निर्णय होता है दोबारा फिर उस पर जाया जा सकता है। ये नागराज के निर्णय को चुनौती दी गई। ठीक है ना, चुनौती दी गई। तो अब इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है कहा गया कि यम नागराज वाद में निर्णय को नहीं बदला, लेकिन निर्णय को नहीं बदला गया, निर्णय वही बना रहा कि आपको मात्रात्मक आंकड़े उपस्थित करने पड़ेंगे। ठीक है ना। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण दे सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक समता आंदोलन समिति द्वारा इसके लिए एक जो है कि और गठित की गई, जिसमें मात्रात्मक आंकड़े को जो है कोर्ट ने कहा दिया कि नहीं, अब नहीं भी रहेंगे तो भी राज्य अपने स्तर से निर्णय ले सकता है। ठीक है ना। तो ये जो है कि एक पृष्ठभूमि इस तरह से रही। तो एक बार आप दरअसल फैक्ट इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप इसी तरह से एक बार क्रमवार देख लीजिए, अलग अलग विकास क्रम है, न्यायपालिका ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ से आगे जब चलेंगे तो अब यहाँ पे हम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर चलेंगे। ये अनुच्छेद 15 यही कहता है, उसका टॉपिक पहले कवर करें फिर 16 वाले पे चले। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब ये चीज होती है, जैसे अब इसमें क्या है कि कुछ लोग कहेंगे हाँ शिक्षण संस्थानों में आरक्षण होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई नहीं होना चाहिए, या कुछ चीजों को कमजोर करता है। कैसे? पक्ष में क्या है कि भाई शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने से क्या फायदा है, क्या सही चीज लगती है। ये जो है शैक्षणिक विषमता कम होती है। तो पढ़ लीजिए एक टॉपिक फिर तक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज इसको ये शिक्षा संस्थान का आरक्षण का मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है ना। ये हो गया। पक्ष में और क्या लिख सकते हैं कि शिक्षण संस्था या शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। भाई जो वंचित वर्ग है वो भी जुड़ रहे हैं, भागीदारी बढ़ गई शिक्षण। ठीक है ना। इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय। मैं देखिए एरो ऐसे ऊपर बना रहा हूँ, उसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, वंचित वर्गों को प्रोत्साहन। ठीक है, इसका मतलब समाज में समान स्तर पे लाने के लिए। सब क्या है, आरक्षण सशक्त तरफ देने के पक्ष में है। बेहतर संस्कृति का विकास होगा, लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो बेहतर संस्कृति का विकास होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, समानता बंधुत्व क्या होगा, मजबूत होगा। समानता बंधुत्व मजबूत होगा, सब चीजें लिख सकते हैं इसके पक्ष में। विपक्ष में क्या हो सकता है, विपक्ष पे क्या हो सकता है, शिक्षण संस्थान योग्यता के मानदंड के आधार पे होने चाहिए। ठीक है ना। शिक्षण संस्थान में अम, शिक्षण संस्थान योग्यता के मानदंड पर आरक्षण देने चाहिए या होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर
अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं तो फिर क्या होगा, गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वो कहते हैं भाई कि गुणवत्ता प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि किसी को अक्षर देके आप सेम लेवल पे ला दे रहे हो, लेकिन वो भी वो सक्षम नहीं है। जो लोग बेहतर परिश्रम करके पहुंच रहे हैं, उनकी गुणवत्ता तो बेहतर है, आपकी गुणवत्ता कमजोर है, तो इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। ठीक है ना? इससे क्या होता है, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक पर प्रभाव, विद्यार्थियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव। ये हमारे लिए तो हम जनरल में आते हैं, हमारे लिए सीटें इतना ही है, और इसमें दूसरे फाइट करके आ सकते हैं, और तो मनोवैज्ञानिक दबाव उनके अंदर बना रहता है। ठीक है ना? आरक्षण से लाभार्थी विद्यार्थी प्राय उपेक्षा का शिकार होता है। आरक्षण से लाभार्थी प्रायः सब तर्क अपने से भी बना सकते हैं, उपेक्षा के शिकार, मतलब जैसे ये तो देखो आरक्षण वाला बंदा है, इसकी और लोगों से तुलना करने लगती है तो उसको जो है कि उपेक्षा की जाती है। ठीक है ना? इससे क्या होता है कि सामाजिक जातिगत भावनाएं, भाई आप एक अलग वर्ग के आते हो, अलग जाति के आते हो, इसलिए आरक्षण है, तो आप आरक्षण वाले हो तो जाति कंफर्म हो गई। तो ऐसे में जो है जातिवाद को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना? शिक्षा के राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलता है इससे। ये सब पक्ष जो है चीजें पक्ष विपक्ष में लिख सकते हैं, हालांकि ये अल्टीमेट यही लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय की संकल्पना को निरंतर मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों में जो है आरक्षण होना चाहिए। साथ ही जो है इसमें निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए कि जो इस योग्यता से जो है ऊपर आ चुके हैं, उनको इनसे उनका निष्कासन किया जाए, और जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको सही तरीके से जो है उनको प्रवेश दिलाया जाए, ताकि जो इसके लाभार्थी हैं उनको उन्हीं को लाभ पहुंच सके। ठीक है? कई बार देखते हैं आप, जो लाभार्थी नहीं है वो भी सर्टिफिकेट बनवा के, अलग अलग चीजें बनवा के वो भी क्या करते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। ऐसे में वो लाभ लेने के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्हें लाभ मिल जाता है। ठीक है ना? तो एक प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न आप करिएगा, कल मैं इसको बताऊंगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय के साधन के रूप में प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह एक सामाजिक विभाजन का माध्यम बन गई है। ऐसे में भारत की आरक्षण नीति का मूल्यांकन करें। हालांकि अभी हमने आरक्षण का मूल्यांकन वाला नहीं पढ़ा, इसके बाद पढ़ना है, और एक बार करने का प्रयास करिएगा। अभी हम इसके आगे निजी क्षेत्र के आरक्षण संबंधी भी देखेंगे मुद्दे, धार्मिक आधार पर आरक्षण, फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण। ये सब देखने के बाद में तब हम आरक्षण नीति का मूल्यांकन कर लेंगे, तो हमारा अनुच्छेद 15-16 वाला जो डिबेट का मुद्दा है मेनली इसमें यही आता है, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हम अनुच्छेद 17 से चीजें जो भी रिलेटेड हैं वो देखने के बाद फिर हम स्वतंत्रता के अधिकार पे चलेंगे। तो कल हम स्वतंत्रता का अधिकार वाले, अभी इसी टॉपिक को कल तक और कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट डे से हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है ना? ये प्रश्न आप करिएगा मूल्यांकन का, फिर इसके बाद हम जब
सभी चीज़ कवर कर लेंगे तो इसका अपना एक वैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे, कि आरक्षण नीति कितनी बेहतर है, कितनी नहीं बेहतर है, क्या अचीवमेंट इसने किया है, अभी क्या उपलब्धियाँ इसको हासिल करनी है। और आरक्षण नीति के कुछ जो है कि नकारात्मक परिणाम भी निकल के आए हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना? तो फिर अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? जो भी आरक्षण संबंधी डिबेट है उसको पूरा करने के बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार पे चलेंगे। आप सब जो है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और हमारा प्रयास भी लगे कि ज़्यादा लोग तक पहुँच पा रहा है। इससे क्या होता है, खुशी बढ़ती है, और जो है कि मोटिवेशन आता है, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिर लगाव बढ़ता है कि हम और बेहतर करें आप सबके लिए। ठीक है ना? कमेंट करिए ताकि पता चले कि हाँ, क्या अच्छी चीज़ हम बता पा रहे हैं, कुछ कमियाँ हैं, जो भी है, आप कमेंट कर सकते हो। ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक माध्यम है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।